जैसा कि हम पूर्व कक्षा में भी अध्ययन कर चुके हैं कि भारत में उग्रवादियों की नीतियों के फलस्वरूप उग्रवाद का जन्म हुआ और उसका एक बड़ा कारण लॉर्ड कर्जन का आगमन भी था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कार्यों में एक प्रमुख कार्य था बंगाल का विभाजन। कर्जन द्वारा उठाए जाने वाला सर्वाधिक अलोकप्रिय कदम बंगाल का विभाजन माना जाता है। तत्कालीन और परवर्ती इतिहासकारों का कहना है कि यह कदम उसने जानबूझकर फूट डालो राज्य करो की नीति के अंतर्गत उठाया था, जबकि कर्जन के समर्थकों का कहना है कि उसने यह मुख्यतः प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया। 1903 तक सरकारी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार वाली बात निश्चित रूप से प्रमुख थी। बंगाल प्रेसिडेंसी का विशाल आकार अनेक प्रशासकों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। 1860 से ही समय समय पर उसमें फूट क्षेत्रफल को छोटा करने के सुझाव आ रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप 1874 में असम और सिलहट को इससे अलग किया गया और 1896-97 में असम के चीफ कमिश्नर विलियम वार्ड ने चटगांव डिवीज़न, ढाका और मेमनसिंह को अपने प्रांत में मिलाने का प्रस्ताव किया। असम को एक अधिक व्यवहारिक प्रांत बनाने में रुचि अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी और 28 मार्च 1903 को एक टिप्पणी में बंगाल के एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फेजर ने वार्ड के प्रस्ताव को पुनः उठाया और भारत में भूमि के पुनर्वितरण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत उसे स्वीकार कर लिया। जून मास के उपरांत जनता के सामने प्रस्तुत करने हेतु एक संशोधित किया गया और गृह सचिव रिजले ने 3 दिसंबर 1905 के पत्र में इसे पहली बार घोषित किया। गृह सचिव रिजले ने उसके समर्थन में 2 आधार प्रस्तुत किए। प्रथम, बंगाल का बोझ कम हो जाएगा और दूसरे, असम के प्रशासन में सुधार होगा। परंतु राष्ट्रीय नेताओं ने बंगाल विभाजन को इस प्रकार लिया कि भारत के राष्ट्रवादियों में फूट डालने को कर्जन ने यह जानबूझकर उठाया है। उनका ये कहना था कि प्रशासनिक सुविधा कोई अमूर्त या निष्पक्ष वस्तु नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी अधिकारियों और अंग्रेज व्यापारियों की सुविधा से इसका घनिष्ठ संबंध था। अतः रिजले का कहना कि असम का विस्तार आवश्यक था ताकि वहाँ के अधिकारियों को कार्य करने के लिए एक अधिक विस्तृत और रोचक क्षेत्र मिल सके और इसमें जल परिवहन की सुविधा भी मिल सके। इसके चाय, तेल और कोयला उद्योग का विकास हो सके। दिसंबर 1903 और जुलाई 1905 की औपचारिक घोषणा के बाद बीच में एक स्थानांतरण योजना को फ्रेजर, रिजले और कर्जन ने पूर्ण विभाजन में बदल दिया, जिसके अंतर्गत पूर्वी बंगाल और असम के प्रांत में असम के अलावा चटगांव, ढाका, राजशाही डिवीज़न, हिट, टापरा और मालदा भी सम्मिलित किए गए। सार्वजनिक रूप से सरकार इसमें राजनीतिक चाल की बात अस्वीकार करती रही, परंतु गुप्त सरकारी विवरण, टिप्पणियां एवं निजी पत्र कुछ और ही दर्शाते हैं। वास्तविकता यह थी कि यह विभाजन जानबूझकर हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने के दृष्टि से किया गया। स्वयं एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और हमारा उद्देश्य इसे अलग करना है ताकि हमारे शासन के विरोधी लोगों के संगठन को कमज़ोर किया जा सके। बंगालवासी कर्जन की धूर्त नीति को समझ गए, इसीलिए बंगाल विभाजन का प्रहार उन्हें बम की भांति प्रतीत हुआ। 19वीं शताब्दी के 25 वर्षों में भारत सरकार उन मुस्लिम समर्थक तत्वों का जो सामंत और जमींदार वर्ग के थे, राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध
अधिकाधिक प्रयुक्त कर रही थी। लॉर्ड कर्जन ने इस नीति को आगे बढ़ाया। इन नीतियों के फलस्वरूप भारतवासियों को इस बात का विश्वास हो गया कि अंग्रेजों के मन में भारत को गुलाम रखने की दुर्भावना विद्यमान थी। इसका प्रमाण हमें कर्जन के इस बहुउद्धृत भाषण में मिलता है, जो उसने 7 फरवरी और 6 दिसंबर 1904 को 2 टिप्पणियों में प्रस्तुत किया। उसने कहा, बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जा रहा है जो मुसलमान सूबेदार और बादशाहों के समय से ही उन्हें नसीब नहीं हुआ था, किंतु इस समय वह वस्तुतः महत्वपूर्ण राजनीतिक चाल थी और कर्जन पश्चिम और पूर्वी बंगाल के मुख्यतः हिंदू राजनीतिज्ञों के मध्य दरार डालना चाहता था। लॉर्ड कर्जन का पूरा प्रशासनिक काल 1898 से 1905 तक यही दर्शाता है कि उसने जनभावना और जनता की मांगों को ध्यान नहीं दिया। वह खुलेआम ये कहता था कि भारतीय लोग उच्च पदों पर कार्य करने के योग्य नहीं हैं। बंगाल विभाजन करते समय ब्रिटिश सरकार ने उन तथ्यों की अवहेलना की। वह था बंगालियों की राष्ट्रीय भावना। लॉर्ड कर्जन व नौकरशाही सरकार को यह आशा थी कि बंगाल विभाजन का विरोध शीघ्र ही ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जुलाई 1905 में इसने उग्र रूप धारण कर लिया। यह आंदोलन शीघ्र पारंपरिक आधार से हटकर विभिन्न प्रकार की नई और हिंसक तकनीकों के प्रभाव में आने लगा। उग्रवादियों ने अपना सच्चा स्वरूप बंगाल में ही प्रदर्शित किया। इस विभाजन के विरोध में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। यह प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना 1907 में बारेंद्र कुमार, जो अरविंद घोष के भ्राता थे, उनके नेतृत्व में स्थापित की गई। भूपेंद्र दत्त उनके सहायक बने। आतंकवाद के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के इच्छुक इसके सदस्य बनते चले गए और इस अनुशीलन समिति के अतिरिक्त इसी प्रकार की अनेक गुप्त समितियां बंगाल में पनपने लगी। उदाहरणार्थ साधना समाज व शक्ति समिति। भवानी मंदिर नामक पुस्तक में क्रांतिकारियों के सारे कार्यकलापों का विवरण मिलता है। 1907 में ही दूसरी पुस्तक वर्तमान राजनीति प्रकाशित हुई और जिसमें युद्ध के नियमों का उल्लेख तथा युवकों से सैनिक शिक्षा प्राप्त करने की भी अपील की गई। युगांतर और संध्या पत्रिकाओं ने भी युवकों से सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। बंगाल ने के इन क्रांतिकारियों ने बम बनाना आरंभ कर दिया और इसकी जानकारी के लिए वे जापान गए और उनका 6 सूत्री कार्यक्रम कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत पलटने के लिए किया, जिसमें प्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा, संगीत व नाटकों के माध्यम से, जलसे व जुलूस और हड़तालों के माध्यम से सैनिक शक्ति, हथियार बनाना और युद्ध की सामग्री एकत्रित करना रखे गए। इन सबके कारणों से ही रूस, इटली की गुप्त संस्थाओं के आधार पर ही ये कार्य किया गया और इसका असर यह हुआ कि भारत सरकार अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या पर भयभीत व आतंकित हो उठी और उन्होंने आतंकवादी संस्थाओं को समाप्त कर क्रांतिकारी जो संस्थाएं थीं उनको समाप्त करने के लिए देशव्यापी कदम उठाना प्रारंभ किया। आरसी मजूमदार का कहना है कि यद्यपि बारेंद्र का कोई स्पष्ट सफलता नहीं मिली, पर बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की सुदृढ़ नींव रखने और उसका निश्चित रूप से दिशा निर्देश करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कांग्रेस का और इसी के फलस्वरूप कांग्रेस में विभाजन हुआ। कांग्रेस विभाजन का श्रेय उग्रवादी राष्ट्रवादियों को ही दिया जाता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में उग्रवादी राष्ट्रवाद ने एक नवीन शानदार अध्याय जोड़ा और उग्रवादी जो आंदोलन राष्ट्रवादियों की राजनीतिक परिपक्वता का द्योतक है
उनके द्वारा एक नया आत्मविश्वास लेकर यह आरंभ किया गया और इस आंदोलन ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक ब्रिटिश सरकार अनावश्यक निर्भर रहेंगे। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर ही रहेंगे। लाला लाजपत राय व विपिन चंद्र पाल उनके परम सहयोगी थे। उन्होंने आम जनता को ये आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने का कार्य किया और कहा कि जालिम शासन को हिंसा से ही हटाया जा सकता है और उन्होंने व्यक्तिगत हिंसा की महिमा प्रदान की। 1905 में उदारवादी व उग्रवादियों में स्पष्ट भेद होने लगे और 1905 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक व उनके सहयोगियों ने ऐसे कार्यक्रम को अपनाने से इनकार किया जो ब्रिटिश सरकार से अनुरोध व भिक्षावृत्ति का द्योतक है। उन्होंने भारत आ रहे ब्रिटेन के युवराज के स्वागत का भी विरोध किया और आपसी मतभेद ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उग्र रूप धारण कर लिया। उग्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, परंतु उदारवादियों ने संघर्ष टालने की नीयत से दादाभाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित कर दिया। अतः एक वर्ष के लिए विभाजन का मामला फिर टल गया, लेकिन 1907 में जब सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस का विभाजन नहीं टल सका। 1907 से 1916 तक उग्रवादी कांग्रेस का कार्यक्रम अलग से चलता रहा और उसके अंतर्गत इस अंतराल में कांग्रेस पर उग्रवादियों का प्रभाव बना और 1907 में इसी मतभेद को लेकर के सूरत में के अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई। इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन ने जुझारू और चुनौतीपूर्ण रूप धारण किया और इसका प्रभाव भारतीय समाज पर व्यापक रूप से दृष्टिगत हुआ। परिणाम स्वरूप देश में उग्रवाद दिनों दिन प्रबल होने लगा।